बच्चों, मैं दीपक शर्मा आपके अपने YouTube चैनल दीपक साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा की थी बच्चों। और बच्चों, आज हम हमारी इस क्लास के अंदर बात करने वाले हैं आयनन ऊर्जा के बारे में, आयनन विभव के बारे में, उत्तेजन ऊर्जा के बारे में और बच्चों उत्तेजन विभव के बारे में। इन चारों बातों पर आज हम इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे और बच्चों इस टॉपिक से हमारे बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है और वो किस टाइप का पूछा जाता है उसके बारे में भी बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है ना? तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार क्लास ले रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले ताकि जैसे ही क्लास आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और बच्चों, अगर क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले जो हमारी इससे पहली क्लास थी उसके अंदर हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात की थी और उनमें से बच्चों एक बिंदु नंबर जो 6 था उस पर डाउट लग रहा था बच्चों को, उसमें कुछ डाउट था, बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आया। तो बच्चों मैं पहले तो उस अपन बिंदु नंबर 6 के बारे में चर्चा करते हैं और उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों? अब देखिएगा बिंदु नंबर 6 क्या था, ध्यान से समझिएगा। जो हमारा पॉइंट था वो 6 नंबर का पॉइंट क्या था कि किसी भी श्रेणी में, मैंने कहा था कि किसी भी श्रेणी में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का क्रम बढ़ने पर तरंग दैर्ध्य का मान क्या होता है बच्चों? घटता है। क्या होता है? घटता है। मतलब तरंग दैर्ध्य का मान क्या हो जाता है बच्चों? कम हो जाता है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। जैसे यहां देखिएगा, ये हमारे पास में n बराबर 1 है, यहां हमारे पास में n बराबर बच्चों 2 है और ये हमारे पास में बच्चों n बराबर क्या है? 3 है। इस प्रकार से ये n बराबर क्या है? 4 है और बच्चों यहां पर n बराबर क्या है? इन्फिनिटिव है। ध्यान से समझिएगा। या तो क्या हो सकता है, ध्यान से समझिएगा, क्या हो सकता है, ये हमारे पास में आ गई पहली रेखा लाइमन श्रेणी में। अगर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर n बराबर 2, 3, 4, 5, 6 या इन्फिनिटिव से n बराबर 1 में क्या करते हैं? संक्रमण करते हैं। तो जो प्राप्त रेखाओं का समूह होता है उसको हमने क्या नाम दिया था बच्चों? लाइमन श्रेणी नाम दिया था। ये चौथे ऊर्जा स्तर से। और बच्चों ये हमारे पास में क्या आ गया? इन्फिनिटिव से। तो देखो ये हमारे पास में लाइमन श्रेणी है। लाइमन श्रेणी, जैसे बच्चों मैं अगर एग्जाम्पल के लिए बात करूं तो ये लाइमन श्रेणी की बात करूं, लाइमन श्रेणी। और बच्चों लाइमन श्रेणी के लिए जो तरंग दैर्ध्य ज्ञात करते हैं, वो तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने का हमारा पास में जो सूत्र होता है वो बच्चों क्या होता है? यहां पर n का मान बच्चों क्या हो सकता है? लाइमन श्रेणी के लिए 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और डैश 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 इन्फिनिटिव हो सकता है। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं लाइमन श्रेणी की पहली रेखा के बारे में बात करूं, पहली रेखा के बारे में, तो बच्चों लाइमन श्रेणी की पहली रेखा कब होगी? जब n का मान कितना होगा? 2 होगा। तो ये फर्स्ट होगी। उसके बाद में दूसरी कौन सी होगी? जब यहां n का मान कितना होगा बच्चों? 3 होगा। और जब बच्चों यहां n का मान 4 होगा तो हमारे पास में कौन सी रेखा होगी? थर्ड होगी। इस प्रकार से 5 होने पर हमारे पास में क्या होगी? फोर्थ। 6 होने पर हमारे पास में क्या होगी? 5 होगी। और यहां जब n का मान इन्फिनिटिव होगा तब यहां हमारे पास में लाइमन श्रेणी की कौन सी रेखा प्राप्त हो जाएगी? अंतिम रेखा। तो ये बिंदु ये कह रहा है कि किसी भी श्रेणी में
चाहे वो लाइमन श्रेणी हो, चाहे वो बामर श्रेणी हो, चाहे वो पार्शियल श्रेणी हो, जैसे जैसे इन रेखाओं का क्रम बढ़ता है, जैसे जैसे इन रेखाओं का क्रम बढ़ता है, वैसे वैसे तरंग दैर्ध्य का मान घटता है। क्या होता है? घटता है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर जब n का मान 2 होगा तब लैम्डा क्या होती है? मैक्सिमम। और जैसे जैसे हम इन्फिनिटी पर जाते हैं तो लैम्डा का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और इन्फिनिटी पर हमें क्या प्राप्त होती है? सबसे न्यूनतम प्राप्त होती है। या फिर मैं ऐसे बताऊं आपको, ये पहली रेखा है, पहली रेखा की लैम्डा अगर तरंग दैर्ध्य, पहली लाइमन श्रेणी की पहली रेखा की अगर तरंग दैर्ध्य लैम्डा 1 है, दूसरी की अगर लैम्डा 2 है, तीसरी की लैम्डा 3 है, चौथी रेखा की लैम्डा 4 है, तो मेरे बच्चों क्या होगा? सबसे ज्यादा मान जो लैम्डा का होगा वो क्या होगा? लैम्डा 1 का मान सबसे ज्यादा होगा, लैम्डा 2 का उससे कम होगा, लैम्डा 3 का उससे कम होगा, लैम्डा 4 का उससे कम होगा, और मेरे बच्चों जो लैम्डा इन्फिनिटिव है उसका मान क्या होगा बच्चों? सबसे कम होगा। तो मैं यही तो बात बता रहा हूं कि किसी भी श्रेणी, चाहे इसी प्रकार से हम बामर श्रेणी में बात करें, चाहे इसी प्रकार से पार्शियल श्रेणी में बात करें, चाहे इसी प्रकार से ब्रेक श्रेणी में बात करें, जैसे जैसे देखो मैंने कहा किसी भी एक श्रेणी में, चाहे कोई सी भी वो हो, ठीक है ना, उस श्रेणी में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का एक क्रम बढ़ रहा है। क्रम रेखाओं का क्रम बढ़ने पर तरंग दैर्ध्य का मान क्या होता जाता है बच्चों? घटता जाता है। क्या होता जाता है? घटता जाता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तो याद रखना, तो मैंने बताया था कि इन्फिनिटी पर हमेशा क्या प्राप्त होती है? मिनिमम। और बच्चों प्रारंभिक जो पहली रेखा होती है उसकी लैम्डा क्या होती है बच्चों? मैक्सिमम होता है। इसका मतलब ये है, जैसे अगर मैं बामर श्रेणी के बारे में बात करूं, या बामर का तो मैंने एग्जाम्पल लिया था, पार्शियल श्रेणी के लिए बात करूं, पार्शियल श्रेणी, तो इसका लैम्डा ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास में बच्चों ये पार्शियल श्रेणी लाइमन बामर पार्शियल 3 नंबर पर आती है। तो यहाँ पर ये n² बच्चों, यहाँ पर जो n का मान होगा वो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 7 और इन्फिनिटिव। तो मेरा कहने का मतलब है जैसे जैसे इनका क्रम बढ़ता है वैसे वैसे लैम्डा का मान कम होता जाता है, और इन्फिनिटी पर लैम्डा का मान क्या प्राप्त होगा? मिनिमम। और यहाँ पर 4 पर पार्शियल श्रेणी की जो लैम्डा होगी वो क्या प्राप्त होगी? मैक्सिमम प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी बच्चों? मैक्सिमम प्राप्त होगी। मैं आपको ये बात समझाने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आई आपको अच्छी तरीके से? क्लियर है बच्चों? तो ये बात है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 6 ये कह रहा था। अब हमें हमारे आज के टॉपिक की चर्चा करते हैं, जिसका नाम है बच्चों आयनन ऊर्जा। क्या है बच्चों? आयनन ऊर्जा। ये बात आप ध्यान से समझिएगा। क्या है? आयनन ऊर्जा। तो हम आयनन ऊर्जा के बारे में अब बात करते हैं बिल्कुल डिटेल से, ठीक है बच्चों। तो आयनन ऊर्जा क्या होती है? तो देखिएगा, आयनन ऊर्जा ध्यान से समझिएगा। आयनन ऊर्जा और उत्तेजन ऊर्जा दोनों को पहले मैं आपको बिल्कुल समझा रहा हूं। कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए, उसके बाद में हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे और कैसे गणना करते हैं। बस सारा का सारा वहीं से निकल करके आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा बस आप तो, ठीक है ना। देखो, ये हमारे पास में बच्चों, ये हमारे पास में क्या था? ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास में मूल ऊर्जा स्तर था n बराबर 1। ये बात क्लियर? n बराबर 1 ये मूल ऊर्जा स्तर है। उसके बाद में हमारे पास में आता है बच्चों n बराबर 2। n बराबर 2 मान लिया हमने। जो प्रारंभिक ऊर्जा स्तर है इसकी ऊर्जा क्या है बच्चों? E1 है। इसकी ऊर्जा हमने क्या मान ली? E2 है। और बच्चों यहां पर ये तीसरा ऊर्जा स्तर आता है हमारे पास में n बराबर 3। इसकी ऊर्जा हमने क्या मान ली? E3 मान ली। ये चौथा ऊर्जा स्तर आता है हमारे पास में, इसकी ऊर्जा हमारे क्या मान ली? E4 मान ली। इसी प्रकार से बच्चों ये पांचवा ऊर्जा स्तर आता है हमारे पास में, जिसकी ऊर्जा हमने क्या मान ली? E5 मान ली। इस प्रकार से बच्चों और भी ऊर्जा स्तर आते हैं, और अंत में हमें बच्चों क्या प्राप्त हो जाता है? आयनित अवस्था ही प्राप्त हो जाती है। यहां पर क्या हो गई? आयनित अवस्था। और ये कब प्राप्त होती है? n इंफिनिटी पर, और यहां क्या है? a इंफिनिटी। ठीक है। अब बच्चों ये हमारे को आयनित अवस्था प्राप्त हो गई।
क्या प्राप्त हो गई? आयनित अवस्था। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा बच्चों, एक एक बात अच्छी तरीके से समझिएगा। हाइड्रोजन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इनकी एनर्जी वगैरह आपको पता है, नहीं भी पता है तो भी हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हम लिख लेंगे। पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए कि आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं? आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं बच्चों? ध्यान से समझिएगा कि आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं। देखो साधारणतः क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूल ऊर्जा स्तर में होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? ग्राउंडेड अवस्था कहते हैं। ये हमारे पास में n बराबर 1 है, इसे हम क्या कहते हैं? मूल ऊर्जा स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये हमारे पास में बच्चों कौन सी अवस्था है? आयनित अवस्था है। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो इलेक्ट्रॉन साधारणतः कौन से ऊर्जा स्तर में होते हैं? मूल ऊर्जा स्तर में होते हैं। कौन से ऊर्जा स्तर में होते हैं? मूल ऊर्जा स्तर में होते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का जो मूल ऊर्जा स्तर से है, मूल ऊर्जा स्तर से आयनित अवस्था में जाने के लिए, या जब हमारे पास में कोई भी परमाणु है उसको आयनित करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है, जो ऊर्जा क्या की जाती है बच्चों? दी जाती है, उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा। ध्यान से समझिएगा कि आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं। ध्यान से समझिएगा क्या है? वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉनों को देने पर है वह नाभिक के बंधन से मुक्त होकर के, नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त होकर के वह मुक्त हो जाए, या आयनित अवस्था के अंदर है परमाणु आ जाए, तो उसे बच्चों उस ऊर्जा को, उस दी गई न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, साधारणतः परमाणु होते हैं, वो परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन परमाणु में, वो मूल ऊर्जा अवस्था में होते हैं। किसमें होते हैं? मूल ऊर्जा अवस्था में होते हैं। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में गति करते हैं, ये बात भी पता है आपको। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के आकर्षण बल द्वारा क्या होते हैं? बंधे होते हैं। लेकिन यदि इन इलेक्ट्रॉनों को इतनी ऊर्जा दे दी जाए, इतनी ऊर्जा दे दी जाए कि वे नाभिक के आकर्षण बल को तोड़ करके स्वतंत्र रूप से क्या हो जाए? मुक्त हो जाए, तो बच्चों उस न्यूनतम दी गई उस न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से मुक्त हो जाएगा, परमाणु के छोड़ करके बाहर चला जाएगा, तो वह परमाणु कौन सी अवस्था में आ जाएगा बच्चों? आयनित अवस्था में आ जाएगा। जैसे मैं कहूं ये सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1। और जब इस सोडियम को इतनी ऊर्जा दे दें, इतनी ऊर्जा दे दे कि ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? त्याग दे, एक इलेक्ट्रॉन इस सोडियम से बाहर निकल जाए, तो बच्चों ये सोडियम होगा वो कौन सी अवस्था में आ जाएगा? आयनित अवस्था के अंदर आ जाएगा। ठीक है ना? तो इसकी परिभाषा में ये भी दे सकता हूं कि किसी परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे बच्चों? आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। ठीक है ना? तो आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं? ध्यान से समझिएगा कि आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक है ना? तो वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा, ध्यान से समझिएगा कि जो आयनन ऊर्जा है वो हम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉनों को देने पर है, किसको देने पर मेरे बच्चों? इलेक्ट्रॉन को देने पर है वो क्या हो जाए? आयनित हो जाए। तो बच्चों उस दी गई न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, यदि किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे दी जाए कि वह
नाभिक के आकर्षण बल से बच्चों क्या हो जाए, आकर्षण बल से क्या हो जाए, मुक्त हो जाए, आकर्षण बल से मुक्त हो जाए तो उस दी गई ऊर्जा को क्या कहते हैं बच्चों, आयनन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। तो देखो यहां पर यही बात की जा रही है, मूल अवस्था के अंदर है, यदि इलेक्ट्रॉन को मूल ऊर्जा स्तर से आयनित अवस्था में भेजने के लिए जो दी गई आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है वह ऊर्जा ही क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो मतलब मैं ये भी कह सकता हूं शॉर्ट एंड स्वीट परिभाषा कि इलेक्ट्रॉन को या किसी परमाणु को आयनित करने के लिए दी गई या आयनित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा ही क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो दूसरी परिभाषा में ये भी कह सकता हूं किसी परमाणु को आयनित करने के लिए दी गई आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को देखो, किसी परमाणु को आयनित करने के लिए दी गई आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को बच्चों क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। और बच्चों इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ये भी ध्यान रखिए, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, EI से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, EI से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों आयनन ऊर्जा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहां पर आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी परमाणु को आयनित करने के लिए, आयनित अवस्था में भेजने के लिए या आयनित करने के लिए जो न्यूनतम आवश्यक है, जो ऊर्जा या जो न्यूनतम ऊर्जा दी जाती है, जो जितनी उस परमाणु को रिक्वायर्ड होती है, आवश्यक होती है, जरूरी होती है, उस न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा को बच्चों क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो देखो आयनन ऊर्जा का मतलब ये है n बराबर 1 से n बराबर इन्फिनिटी में इलेक्ट्रॉनों का भेजने के लिए दी गई आवश्यक ऊर्जा, दी गई आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। तो बच्चों यहां पर क्या है, इन्फिनिटी क्या है, यहां पर n इन्फिनिटी है, मतलब अनंत पर आयनिक अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो मैं ये कह सकता हूं E अनंत की जो ऊर्जा है उसमें से N1 की क्या कर दूं, मैं ऊर्जा घटा दूं, मतलब E1 क्या कर दूं, मैं घटा दूं। तो मेरे पास में बच्चों क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी बच्चों, मेरे पास में क्या आ जाएगी, मेरे पास में आ जाएगी आयनन ऊर्जा। ये बात ध्यान से समझना। इसी प्रकार से मैं ये भी कह सकता हूं, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन 2 पर है तो यहां से भेजने के लिए भी मैं कह सकता हूं, ठीक है ना, मतलब परमाणु को आयनित करने के लिए दी गई आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो आयनन ऊर्जा EI बराबर क्या हो गई, E इन्फिनिटी माइनस EN। EN का मतलब अगर पहले कोष से है तो पहले कोष से आयनित करने में, दूसरा है तो दूसरे कक्षक से आयनित करने में, तीसरा है तो तीसरे कक्ष से आयनित करने में। तो ये EI हो गई बच्चों। और बच्चों यहां पर ध्यान रखना, जो इन्फिनिटी होती है उसकी ऊर्जा कितनी होती है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कितनी होती है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। आप सभी ये बात जानते हो, क्योंकि वी नाउ दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, कि जो E इन्फिनिटी होती है उसकी ऊर्जा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसलिए जो हमारे पास में जो फॉर्मूला आएगा वो बच्चों क्या आएगा, EI बराबर क्या आ जाएगा, माइनस EN आ जाएगा। और बच्चों आपको पता है जो हाइड्रोजन परमाणु है उसकी जो ऊर्जा है वो ऑलरेडी नेगेटिव होती है। तो वो नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगी बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगी। तो बच्चों जो हमारे पास में आएगी तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, प्लस 13.6 इंटू Z² अपॉन N²। यह किसी भी परमाणु के लिए हो सकती है।
अगर मैं Z का मान 1 रख दूं तो बच्चों ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए हमारे पास में क्या हो जाएगी, ऊर्जा हो जाएगी। और यह ऊर्जा बच्चों किसके अंदर होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर होगी। किसके अंदर होगी बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर होगी। तो ये हमारे पास में यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है। तो ये बात आप ध्यान से समझिएगा, या फिर मैं कह सकता हूं ये दूसरे कक्षक से जाने में, आयनित करने में, तीसरे से आयनित करने में, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या कहलाती है बच्चों, आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो पहले आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। देखो उसके बाद हम बात करते हैं आयनन विभव के बारे में। आयनन विभव क्या होता है, तो आयनन ऊर्जा क्लियर हो गई होगी कि किसी भी परमाणु को, सिंपल सी बात है, आयनन ऊर्जा का मतलब है आयनित करना। किसी परमाणु को आयनित करने के लिए दी गई न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है बच्चों, आयनन ऊर्जा कहलाती है। ये बात क्लियर है। जैसे अगर मैं पहले अगर कक्षक के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है, उसको आयनित करने के लिए अगर मैं ऊर्जा की ज्ञात करूं तो इन्फिनिटी -E1 हो जाएगी। दूसरे कक्षक से ज्ञात करूं तो E2 हो जाएगी, यहां पर तीसरे के लिए 3 हो जाएगी, चौथे के लिए 4 हो जाएगी। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना, क्लियर। दूसरी बात, आयनन विभव क्या होता है, ध्यान रखना। आयनन विभव क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को आयनन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, आयनन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जिस विभवांतर से त्वरित कराना पड़ता है, उस विभवांतर को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, उस विभवांतर को हम क्या कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, आयनन विभव कहते हैं। तो याद रखना, आयनन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जितने विभवांतर से त्वरित कराया जाता है, उसे बच्चों क्या कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनन विभव। तो ध्यान से समझिएगा, आयनन विभव किसे कहते हैं, आयनन विभव। तो देखिए आयनन विभव की हमारे पास में क्या डेफिनेशन आती है, क्या परिभाषा आती है, ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। आयनन विभव, आयनन विभव जिसको हम VI से बच्चों क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो आयनन विभव क्या होता है, आयनन विभव हमारे पास में होता है आयनन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, आयनन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जितने विभवांतर से त्वरित करवाना पड़ता है, जितने विभवांतर से त्वरित कराना पड़ता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, आयनन विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं। और बच्चों इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे VI से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, VI से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा कि जो आयनन विभव होगा वो हमारे पास में क्या होगा, तो बच्चों VI होगा वो EI/E होगा। क्या होगा, EI/E होगा। आपको पता है कि ये ऊर्जा होगी वो हमारे पास में किस में होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहाँ E से E कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास में EI बस वोल्टेज के अंदर हमको क्या हो जाएगी बच्चों, प्राप्त हो जाएगी। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आयनन ऊर्जा का आंकिक मान अगर वोल्ट में ले लें तो वो बच्चों हमको क्या कहलाएगा, आयनन विभव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आयनन विभव कहलाएगा। बहुत ही अच्छी बात है। मतलब मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि जितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आयनन ऊर्जा की जरूरत होती है और संख्यात्मक रूप से हमें उतने ही वोल्ट आयनन विभव की क्या करती है, जरूरत पड़ती है। याद रखना बच्चों, अच्छे से समझना, आयनन विभव किसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को आयनन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जितने विभवांतर से
त्वरित होना पड़ता है, उस विभवांतर को हम क्या कहते हैं? आयनन विभव कहते हैं। और याद रखना, आयनन ऊर्जा का और आयनन विभव का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? समान होती है। बस आयनन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है और आयनन विभव केवल और केवल वोल्ट में होता है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। तो मैं आपको यहाँ पर ये बात अच्छे से क्लियर कर सकता हूं। तो यहाँ पर जो हमारे पास में जो VI होगी, उस VI के बारे में मैं बच्चों क्या लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं कि 13.6 इंटू Z²/N², लेकिन ये किस में आना चाहिए? वोल्टेज में आना चाहिए। और अगर हाइड्रोजन के लिए मैं बात करूंगा तो Z का मान बच्चों कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और आपको पता है आयनन ऊर्जा किस में होती है बच्चों? पॉजिटिव होती है। और याद रखना, आयनन विभव होता है वो Z के स्क्वायर के समानुपाती होता है, N² के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना? जैसे जैसे N का मान बढ़ेगा, आयनन विभव का मान क्या होता जाएगा बच्चों? कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा। पहले तो आप इसका क्या कीजिएगा? स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एग्जाम में हमको किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो, अब हम बात करते हैं आयनन विभव की। हमने बात की, आयनन ऊर्जा की बात की। आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी परमाणु को आयनित करने के लिए दी गई न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा कहते हैं। और किसी इलेक्ट्रॉन को आयनन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जितने विभवांतर से त्वरित कराना पड़ता है, उस विभवांतर को बच्चों हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आयनन विभव कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ये तो मेरे पास में क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या n है। n का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ये बात क्लियर? अगर n का मान अगर हमारे पास में 1 है तो हमारे पास में कौन सी कक्षा होगी? प्रथम होगी। अगर 2 है तो हमारे पास में सेकंड होगी। 3 है तो हमारे पास में बच्चों थर्ड होगी। और 4 है तो बच्चों हमारे पास में फोर्थ कक्षा होगी। और 5 है तो बच्चों हमारे पास में कौन सी कक्षा होगी? 5वीं कक्षा होगी। अब याद रखना, पहले तो मैं बात करता हूं इसके बारे में En, इनकी ऊर्जा के बारे में बात करता हूं कि टोटल ऊर्जा कितनी होती है। इसके बारे में मैं बात करता हूं बच्चों इनकी आयनन विभव के बारे में, आयनन ऊर्जा के बारे में बात करता हूं, फिर आयनन विभव के बारे में बात करता हूं। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। आपको यहां पर पता है अच्छे से, क्या पता है कि जो हमारे पास में EI आयनन ऊर्जा होती है वो E∞ माइनस क्या होती है बच्चों? En होती है। ये होती है हमारे पास में। और आपको ये भी पता है जो VI होती है वो आपको जो EI होती है उसका ही वोल्टेज के अंदर वैल्यू के इक्वल होती है। या फिर मैं ये कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि जो EI का परिमाण है, EI का जो परिमाण है बच्चों, परिमाण वो किस में ले लो? इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये किसके बराबर होगा? VI के। किसके अंदर? इन वोल्टेज में। इसका परिमाण वोल्टेज में, इसका परिमाण इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल। अब देखो, पहली बात, हाइड्रोजन परमाणु का जो पहला हमारे पास में जो मूल ऊर्जा स्तर होता है उसके अंदर जो ऊर्जा होती है वो बच्चों कितनी होती है? पहले में हमारे पास में होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे में होती है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरे में होती है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथे में होती है हमारे पास में 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बच्चों 5वें में कितनी होती है? 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास में बच्चों क्या होती है? ऊर्जा होती है। और बच्चों ऐसे ऐसे अगर मैं इन्फिनिटी के बारे में बात करूं तो हमारे पास में क्या हो जाएगी? अंतिम, मतलब अनंत हो जाएगी। और बच्चों यहाँ पर जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो कितनी प्राप्त होती है? 0 प्राप्त होती है हमें। अब देखो EI का मान, E अनंत का मान बच्चों हमारे पास में कितना होता है? 0। और बच्चों यहां पर देखिएगा, जब 0 में से माइनस है और ये माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जब घटाते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। तो यहां पर प्लस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाते हैं। यहां पर हमको प्लस के कितने आ जाएंगे बच्चों? प्लस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों? प्लस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। यहां से अगर हम आयनन
आयनित करते हैं। और यहां से बच्चों हमारे पास में कितना आ जाएगा, प्लस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ बच्चों हमारे पास में प्लस का कितना आ जाएगा, 5-4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर बच्चों हम आयनन विभव के बारे में बात करें तो आयनन विभव मैंने बताया था दोनों का परिमाण क्या होता है, सेम होता है बस। तो यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 13.6 वोल्टेज, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3.4 वोल्ट, प्लस का 1.5 वोल्ट, प्लस का 0.85 वोल्ट और प्लस का 0.54 वोल्ट। ये हमारे पास में क्या जाएंगे, इसके आयनन विभव का मान आ जाएगा। इस प्रकार से हम बच्चों इनका क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास में अब हमसे क्वेश्चन पूछता है, फर्स्ट का मतलब क्या है बच्चों, मूल ऊर्जा स्तर। क्या है, मूल ऊर्जा स्तर। अब हमसे क्वेश्चन पूछ ले कि हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन को आयनित करने के लिए कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, प्लस की 13.6। याद रखना, आप तो ऐसे बता देना कि प्रथम ऊर्जा मूल ऊर्जा स्तर मतलब n बराबर 1, n बराबर 1 में ऊर्जा कितनी होती है, -13.6, तो प्लस की क्या हो जाएगी 13.6। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे बोलूं तो हाइड्रोजन परमाणु के, मुझे जल्दी सी लाइव चैट के अंदर जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, और रिप्लाई क्या करोगे आप कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजित अवस्था से इलेक्ट्रॉन को आयनित करने के लिए कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो ध्यान से बताइएगा, जल्दी बताइएगा, शाबाश, कमेंट कीजिएगा जल्दी, फास्टली। बहुत सिंपल है, आंसर आपके सामने है, बस आपको समझना है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है। तो बच्चों बिल्कुल राइट, शाबाश। तो बच्चों प्रथम उत्तेजित अवस्था का मतलब क्या होता है कि हमारे पास में सेकंड द्वितीय ऊर्जा स्तर, और बच्चों द्वितीय ऊर्जा स्तर के अंदर जो ऊर्जा होती है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो इतनी ही हम क्या दे देंगे, इसको प्लस की ऊर्जा दे देंगे, बस ये हमारे पास में क्वेश्चन हो जाएगा। तो बच्चों सबसे ज्यादा तो हमें ये मूल ऊर्जा स्तर वाला पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना, हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो है ना, ये जो ऊर्जाएं हमें ऑन टिप्स हमको पता होनी चाहिए, बहुत फायदेमंद होंगी हमारे लिए, बहुत ही ब्रह्मास्त्र साबित होंगी हमारे लिए। ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, बहुत काम में आने वाली है, ठीक है ना। चलो यहां तक क्लियर है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद में बात करेंगे उत्तेजन ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, उत्तेजन ऊर्जा के बारे में, एक्साइटेड एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, कि एक्साइटेड एनर्जी होती है वो क्या होती है। तो यहां तक आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए एक एक बात, ठीक है बच्चों। चलो अब देखिएगा कि हमारे पास में जो उत्तेजन ऊर्जा होती है वो क्या होती है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि उत्तेजन ऊर्जा होती है वो क्या होती है। उत्तेजन का मतलब होता है उत्तेजित कराना। तो इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कराने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा दी जाती है बच्चों वो क्या कहलाती है, उत्तेजन ऊर्जा कहलाती है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा बच्चों। ध्यान से समझिएगा, उत्तेजित अपन किसे, उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित ऊर्जा हमें किसे कहते हैं। पहले तो आप ये समझिए कि उत्तेजित अवस्था किसे कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, उत्तेजित अवस्था कहते हैं। n बराबर जो 2 है, n बराबर 2 है, इसको बच्चों हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट। इसको बच्चों हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट सेकंड, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन पहले में संक्रमण करता है मूल ऊर्जा स्तर से पहले में, इसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट प्रथम। और अगर पहले से अगर तीसरे में जाता है, पहले से अगर तीसरे में जाता है तो मतलब ये कौन से, यहां पर देखो पहले में तो है, इसके लिए पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तो बच्चों जब n बराबर 3 में जाता है तो इसे सेकंड एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। और जब ये 1 से
4 में जाता है तो बच्चों इसको क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट थर्ड कहते हैं। और जब ये 5 में जाता है तो बच्चों इसको हम क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट क्या कहते हैं बच्चों, फोर्थ कहते हैं। ये बात ध्यान से समझिए। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन है ना, वो किसी एक ऊर्जा स्तर से किसी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में नहीं जा रहा। समझ गए ना, मतलब मैं ये कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो जाने के लिए दी गई जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है उसे ही हम क्या कहते हैं, उत्तेजित ऊर्जा कहते हैं या उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। या फिर मैं कहूं यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से इन्फिनिटिव आयनित में नहीं जा रहा है, तो यहां पर बहुत समझने वाली बात है कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से किसी उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो जाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उस आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि जब इलेक्ट्रॉन है किसी निम्न ऊर्जा स्तर से किसी अन्य उत्तेजित ऊर्जा स्तर में, उत्तेजित ऊर्जा अवस्था में या स्तर में जाता है तो जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, उत्तेजित है, क्या कहते हैं, उत्तेजित ऊर्जा कहते हैं या उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। जब दूसरे में जाएगा तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तीसरे में जाएगा तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ में जाएगा तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट, 5 में जाएगा तो हमारे पास में बच्चों क्या आ जाएगी, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट हमको प्राप्त हो जाएगी। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। पहले देखिए बच्चों, अब हमें जो उत्तेजन ऊर्जा है, एक्साइटेशन एनर्जी है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, जो हमारे पास में उत्तेजन जो ऊर्जा है कौन सी, बच्चों ध्यान से समझिएगा, कौन सी ऊर्जा है, एक्साइटेशन ऊर्जा है हमारे पास में, एक्साइटेशन एनर्जी। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो हमें प्रथम उत्तेजित अवस्था कब प्राप्त होती है, जब इलेक्ट्रॉन N1 से N2 के अंदर प्रवेश करता है। तो बच्चों N1 से N2 के अंदर जब जाता है इलेक्ट्रॉन तो इसे हम प्रथम उत्तेजित अवस्था कहते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। और बच्चों N1 से N2 में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को जो न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा, जो आवश्यक ऊर्जा की जो जरूरत पड़ती है, उसे आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। तो बच्चों फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी वो हमारे पास में क्या होगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। देखो यहां पर E2 में से क्या घटा दे बच्चों, E1 घटा दे, E1 की एनर्जी, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी। इसी प्रकार से बच्चों अगर हमें सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी प्राप्त करनी है बच्चों, तो हम कैसे प्राप्त करेंगे, वो कैसे प्राप्त करेंगे। देखो सेकंड कब होगी, जब N1 से N3 में जाएगा बच्चों। तो यहां पर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्या हो जाएगा, E3 में से E1, ठीक है। तो ये प्राप्त हो जाएगी भाई E3 में से अगर E1 घटा देंगे तो इतनी ऊर्जा कि हमें इस एनर्जी गैप के बराबर ऊर्जा की हमें जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को N1 से N3 में भेजने के लिए। N3 का मतलब है सेकंड एक्साइटेड स्टेट, द्वितीय उत्तेजित अवस्था। इसी प्रकार से तीसरी उत्तेजित अवस्था में भेजने के लिए E4 माइनस E1 की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों हमें एक चीज नजर आ रही है, और वो क्या नजर आ रही है कि हमें किसी nवें कक्षक के अंदर अगर हमें किसी nवें कक्ष की अगर एक्साइटेड ऊर्जा ज्ञात करनी है तो वो ऊर्जा हमारे पास में क्या होगी, वो ऊर्जा हमारे पास में होगी En1 प्लस 1 माइनस En। ध्यान से समझिएगा, ये बात बहुत ही काम की है और बहुत ही मजेदार है और बहुत ही बेसिक है। ये बात हमें अच्छी तरीके से बच्चों समझ में आनी ही चाहिए। ध्यान से देखिएगा, प्रथम एक्साइटेड N1 से 2 में, द्वितीय N1 से N3 में, तृतीय N1 से N4 में, और हमारे पास में जो फोर्थ आएगी वो N1 से N5 में। तो बच्चों यहाँ पर 1 आएगा,
तो ये हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, रिजल्ट प्राप्त होगा। यदि किसी कोई इलेक्ट्रॉन nवें, अगर हम nवें कक्ष की अगर एक्साइटेड ऊर्जा की बात करें तो उससे एक ज्यादा, क्योंकि आपको पता है दूसरा कक्ष है लेकिन एक्साइटेड स्टेट प्रथम है, इसलिए देखो एक्साइटेड स्टेट प्रथम है लेकिन कक्ष दूसरा है, एक्साइटेड स्टेट दूसरी है लेकिन कक्षक तीसरा है, इसलिए यहां पर n1+1 आया है। ठीक है, और उसमें से E1 क्या कर देंगे बच्चों, घटा देंगे, तो हमें उस कक्ष की हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, एक्साइटेड ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। अब कहते किसे हैं, इसकी क्या परिभाषा होगी, तो अब ये समझिए, किसी इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को, ध्यान से देखिए, किसी इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए बच्चों जो हमको जो आवश्यक ऊर्जा होगी उस आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, उत्तेजन ऊर्जा, एक्साइटेड एनर्जी, सॉरी वो ई था, ठीक है ना, वो ऐसे था ई, एक्साइटेड स्टेट nवें कक्ष की एक्साइटेड एनर्जी, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, उसे आवश्यक ऊर्जा को उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, क्या कहते हैं, उत्तेजन ऊर्जा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो उत्तेजन ऊर्जा है वो E एक्साइटेड है, तो इस E एक्साइटेड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने अभी बताया था E एक्साइटेड एनर्जी है, nवें कक्ष की अगर मैं बात करूं, एक्साइटेशन एनर्जी उत्तेजन ऊर्जा है, वो कैसे ज्ञात करेंगे हम, n1+1 माइनस E1, ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। यदि हमसे ये कहे हाइड्रोजन परमाणु के हमको ज्ञात कीजिए, हमें कहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन E1 से E5 में जाता है, या में चौथी उत्तेजित अवस्था, तो बच्चों चौथी उत्तेजित अवस्था के लिए हम बात कर लेंगे, यहां पर ये आ गया, तो चौथी उत्तेजित अवस्था का मतलब ये हो गया -0.51 माइनस E1 हो जाएगा हमारे पास में। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर लेंगे। और बच्चों याद रखना, इस इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जितने विभवांतर से त्वरित कराना पड़ता है, उस विभवांतर को हम क्या कहते हैं, उत्तेजन विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तेजन विभव कहते हैं। इसे V एक्साइटेशन से क्या करते हैं बच्चों, प्रदर्शित करते हैं। याद रखना, इसकी संख्यात्मक वैल्यू इसके क्या होती है बच्चों, बराबर ही होती है। तो जो V एक्साइटेशन होती है वो एक्साइटेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, E से E कैंसिल हो जाएगा, तो ये EN क्या जो आंकिक मान है उस मान के ही बराबर होती है। जो मान उत्तेजन ऊर्जा का होगा वही मान उत्तेजन विभव का होगा। फर्क इतना सा है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी तो ये किस में होगी, केवल और केवल वोल्ट में होगी। बस इतनी सी बात हमको याद रखना है, ठीक है ना बच्चों। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास में बस कोई ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है, आप आयनन ऊर्जा के बारे में और उत्तेजन ऊर्जा के बारे में क्लियर रखिए। यदि इलेक्ट्रॉन N1 से आयनित अवस्था में जाता है तो इलेक्ट्रॉन को आवश्यक है न्यूनतम ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है, उस न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। या फिर मैं कहूं किसी परमाणु को आयनित करने के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, या आवश्यक ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, उत्तेजन आयनन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और उत्तेजन ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी परमाणु को, किसी इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से उत्तेजित अवस्था में जाने में,
उत्तेजित अवस्था या फिर मैं कह सकता हूं उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उस आवश्यक ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। ये बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आज की क्लास को बच्चों हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।